हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड देन व्हाई डेमोक्रेसी। दैट सिंपली मीन्स कि व्हाई वी शुड प्रेफर डेमोक्रेटिक सिस्टम, व्हाई नॉट द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अदर नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, डिक्टेटरशिप, मोनार्की सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, ऑटोक्रेटिक रूल, वो क्यों नहीं, क्यों डेमोक्रेसी की डिमांड है। तो अब हम इतनी लंबी स्टोरी में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर। सो डेमोक्रेसी है क्या चीज, और अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की डिफाइन को चेक करें, जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी that had been given to us, yeah, the most popular definition of democracy had been given to us by Abraham Lincoln, the president of USA, and he said that democratic system is the government of the people, for the people and by the people. That means लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार है, लोगों की सरकार है। इसका मतलब पीपल्स गवर्नमेंट का मतलब है द गवर्नमेंट विल बी मेड बाय द पीपल एंड इट विल वर्क फॉर द पीपल, दैट इज व्हाई इट इज फॉर द पीपल। लेकिन हम अगर इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में हम किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, अगर मैं आपसे ही पूछता हूं व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो पहला आंसर हमें सुनने को मिलता है दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच पीपल चूज देयर रूलर्स, a system in which the rulers are elected by the people। जो रूलर्स हैं, जो इलेक्ट आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आप ही लोग चुनते हो। हम ही अपने एमएलए और एमपीज को चुनते हैं इंडिया के अंदर। वैसे ही दूसरे कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में ये सिस्टम चल रहा है, ये प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो अब हमें ये चेक करना है क्या ये डेफिनेशन अपने आप में सफिशिएंट है या नहीं है। अब देखिए, आप यहीं से शुरू करते हैं कि जो सबसे कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली जो डेफिनेशन थी वो कह रही थी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसका मतलब ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम सिर्फ इस बेसिस पे कि इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड इन अ कंट्री एंड पीपल आर गिविंग द वोट्स एंड चूजिंग देयर रूलर्स, सिर्फ इस क्राइटेरिया पे हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं? तो हमें पता लगेगा कि ये क्राइटेरिया अपने आप में पूरा नहीं है। हम इस क्राइटेरिया के बेस पे किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। लेट्स रीवेरीफाई इट कि क्यों नहीं कह सकते हैं, कि जिसमें रूलर्स को पीपल चुन रहे हैं, क्या ऐसा देश डेमोक्रेटिक होना चाहिए? फिर तो दुनिया में बहुत सारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे मिलिट्री रूल में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो सिर्फ फेक इलेक्शंस होंगे, उसमें जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम आएगा वो जेन्युइन नहीं होगा। इवन मोनार्की सिस्टम में भी मोनार्क अपने नीचे रिप्रेजेंटेटिव्स को रखवा देता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो क्या उस मोनार्की के अंडर में उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उतनी पावर है कि वो मोनार्क को अपोज करें, उसके ऑर्डर को डिसओबे करें? तो आंसर है नहीं। वन पार्टी सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी काम कर रही है, दूसरी किसी पार्टी को अलाउड नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे, लोगों को अपने फेवर में करे, उनकी प्रॉब्लम्स को रेज करे। क्या ऐसे सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कह सकते हैं? अगेन द आंसर इज नो। तो अब हम इस बेस पे हम पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। And we have the first feature of democracy which has been given in your book, that is major decisions by the elected government. Major decisions by the elected government. So this is the first criteria या first feature of democracy कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे ही आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि your country is a democratic country। आपने ये इंश्योर करना है कि जिन लोगों को इलेक्शन के बाद चुना गया है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, क्या डिसीजन वही गवर्नमेंट ले रही है या बैकड्रॉप में पर्दे के पीछे पावर किसी और के हाथ में है? तो हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं वेदर पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉट। क्लियर। तो हम अब पाकिस्तान की जरा स्टोरी देख लें। सबसे पहले तो आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया कि इन अ डेमोक्रेसी after the election, if the government is elected, then all the important decisions, all the major decisions should be taken by those elected representatives and that elected government।
And if the elected government is not in a position to take the decision on its own, then that country cannot be considered a democratic country. And Pakistan fails on this criteria, where elections are conducted on regular basis in Pakistan at central level as well as इन प्रोविंसेस ऑल्सो. लेकिन क्या पाकिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है, जो पूरी, एक तो पाकिस्तान की पूरी गवर्नमेंट होगी और जो उनके स्टेट्स की प्रोविंसेस की गवर्नमेंट है, क्या सारे डिसीजंस वही लेती हैं? क्या कोई उनके डिसीजंस में इंटरफेयर करता है? तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान जो है इस मामले में फेल हो जाता है कि उनकी चुनी हुई सरकारों के पास पावर नहीं है. अब हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वी हैव विटनेस्ड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री कू इन पाकिस्तान. नाउ आई एम सेइंग मिलिट्री कू, COUP. अगर हम इसको देखें तो ये कूप कूप का साउंड आता है, लेकिन अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो दैट इज कॉल्ड कू. एंड मिलिट्री कू मीन्स व्हेन द मिलिट्री that decides to disobey the elected government and takes all the powers in its hand, then it is called military coup. तो पाकिस्तान के अंदर टाइम टू टाइम जो आर्मी जनरल रहे हैं वो अपनी चुनी हुई सरकारों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस करते रहे. तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. एक जनरल अयूब खान का एग्जांपल है. फिर 1970s में बड़ा फेमस मिलिट्री कू पाकिस्तान की आर्मी ने किया और जनरल जिया उल हक करके जो आर्मी जनरल थे उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को एग्जीक्यूट किया गया. उस वक्त के जो मिस्टर भुट्टो थे प्राइम मिनिस्टर, उनको फांसी पे भी लटकाया गया. अब आप देखिए कि जो मिलिट्री जिसका काम है डिफेंड करना कंट्री को, वो जो है देश की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती है. एंड दैट इज द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. तो यहां पे आपका उन सारे एग्जाम्पल्स से कोई लिंक नहीं है आपकी बुक में, लेकिन वो एग्जाम्पल्स आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि पाकिस्तान में कैसे वहां की मिलिट्री बार बार वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर देती है. आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? एग्जाम्पल हैज बीन गिवन ऑफ दिस पर्सन हुज नेम इज परवेज मुशर्रफ. सो दिस जनरल परवेज मुशर्रफ, he was the general of Pakistan Army, and in 1999, October 1999, what he did, he dismissed the elected government of then Prime Minister Mr. Nawaz Sharif. तो वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को, जो चुनी हुई सरकार थी, इलेक्शन के बाद बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आई थी, ये उन्होंने अक्टूबर 99 में उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया. क्यों किया उसके पीछे की एक लंबी हिस्ट्री है, हम उसमें नहीं जाते. लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने देखा कि पाकिस्तान की आर्मी ने एक बार फिर हिस्ट्री को रिपीट करते हुए चुनी हुई सरकार को और उसकी पावर को डिसमिस किया गया. एंड इवन द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री. ही वाज नॉट इवन अलाउड टू एंटर द पाकिस्तान. मतलब वो उस वक्त बाहर थे, किसी विदेशी दौरे पे, शायद श्रीलंका में थे वो, और वापस जा रहे थे तो उनके प्लेन को नीचे नहीं उतरने दिया गया और उन्हें बोला गया कि अगर आओगे पाकिस्तान में तो देन यू विल हैव टू फेस द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स व्हिच वन ऑफ द अर्लियर प्राइम मिनिस्टर हैड टू फेस. तो देन दिस मैन हु इज परवेज, हु इज नोन एज परवेज मुशर्रफ, देन व्हाट ही डिड आफ्टर टेकिंग ऑल द पावर्स इन हिज हैंड, he declared his post as chief executive. He declared himself as the chief executive of the Pakistan, and later on he changed his post from chief executive to president of Pakistan. After that, what he did, his next step was that he held a referendum. अब now the word is referendum, इसको एक और word से हम जानते हैं, that is called plebiscite. प्लेबेसाइट. तो प्लेबेसाइट क्या होता है? द डायरेक्ट वोटिंग ऑफ द पीपल. द मीनिंग ऑफ प्लेबेसाइट और रेफरेंडम इज द डायरेक्ट वोटिंग ऑफ द पीपल इन विच द पीपल हैज टू ईदर एक्सेप्ट द प्रपोजल और रिजेक्ट द प्रपोजल. तो ही जस्ट पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल कि वेदर आई शुड बिकम द प्रेसिडेंट या कंटिन्यू वर्क एज अ प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर पाकिस्तान. और इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंडम करवाया कि पब्लिक बोले यस या नो. और उस रेफरेंडम में 99% के अराउंड पब्लिक का आंसर आया कि यस. देन इन द सेम ईयर 2002, August 2002, he amended the constitution of Pakistan, and in this amendment what he added
What new system he added? पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले नहीं लिखा हुआ था उस चीज को उन्होंने ऐड किया अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग प्रपोजल वाज नोन एज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर. Legal framework order. And what was this legal framework order? In this legal framework order, he took the unlimited powers in his hand, and he said that now president has the power to dismiss any national government any moment of the time, as well as the provincial government. Provincial मतलब state government. जैसे हमारे यहाँ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और फिर स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होगी, तो पाकिस्तान में भी स्टेट्स की गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोला जाता है और नेशनल गवर्नमेंट इज नेशनल गवर्नमेंट. तो अब आप सोचिए कि प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द नेशनल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट विच वर इलेक्टेड बाय द पीपल. इसका मतलब पाकिस्तान में उसके बाद इलेक्शन हो रहे थे स्टेट असेंबलीज के और नेशनल असेंबलीज के, लेकिन जो चुनी हुई सरकार जो आएगी, जिसको पब्लिक वोट देके चुनेगी, दैट गवर्नमेंट कुड वर्क ओनली ऑन द मर्सी ऑफ परवेज मुशर्रफ, एंड ही कुड डिसमिस दैट गवर्नमेंट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम. तो इससे आप इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं कि नाउ although elections were being conducted in Pakistan, elected governments were working, but all the major decisions were in the hands of Pervez Musharraf and few of the top army officers of the Pakistan. तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, पावर आ गई इन आर्मी जनरल और उनके इंपॉर्टेंट लॉयल ऑफिसर्स के पास, जिनको पब्लिक ने नहीं चुना है. सो ऑन दिस क्राइटेरिया वी कैन क्लियरली see that Pakistan cannot be considered a democratic country. I hope you understood this topic as well as this topic. In the next video, we will cover the next topic. Thank you for watching. Have a nice day.